मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बोझिल जिंदगी। आज रविवार का दिन था। शाम के तकरीबन 7 बजे का समय था। रोज आज 6 महीने बाद घर लौट रहा था। वो बिल्कुल ही दबे पाँव से घर में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होता है। सोचा कि आज छुट्टी का दिन है तो सभी घर पर ही होंगे। सभी को मैं सरप्राइज कर दूंगा। वह बड़े ही खुशनुमा स्वभाव से चहकता हुआ अपने पिताजी को आवाज लगाता है। पिताजी, कहाँ हो आप? देखो तो तुम्हारा बेटा राज आया है। ये कहते कहते हुए घर के सारे कमरों में दौड़ता जाता है। राज कहते हुए, देखो ना तुम्हारा बेटा घर आ गया। देखो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लेकर आया हूँ विदेश से। सारे घर में बिल्कुल सन्नाटा सा छाया था। किसी की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, मानो जैसे घर में कोई हो ही ना। राज मन में सोचते हुए, आज तो रविवार का दिन है, छुट्टी है, सभी को घर पर ही होना चाहिए था। अपने आप से बतियाते हुए उसका चेहरा एकदम से उतर गया। काफी आवाज लगाने के बाद कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर राज ने घर के सारे कमरे खंगाल डाले। उसकी पत्नी सीमा भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो धीरे से दबे पांव अपने पिताजी के कमरे की ओर चल देता है। उसके दिल और दिमाग में कई प्रकार के उल्टे ख्याल दौड़ पड़ते हैं। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई ना। वो कांपते हाथों से अपने पिताजी के कमरे का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलने पर वो सामने का नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो देखता है कि उसके पिताजी अधमरी हालत में बिस्तर पर बेसुध हुए पड़े हैं और सीमा उन्हें बुरी तरह से डांट रही है। ये सब देख सुनकर राज के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसके कान मानो ये सब सुनने के बाद सन्न हो जाते हैं। पिताजी की ऐसी हालत देख उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा है वो सत्य है या फिर उसकी आंखों का भ्रम। एक टूटी सी चारपाई पर पड़े उसके पिताजी कराह रहे थे। वो अपनी बुदबुदी सी आवाज में हड़बड़ाते हुए सीमा से बार बार पानी मांग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें खाना खाए काफी समय हो गया था। पिताजी का शरीर लकड़ी की भांति सूखे तिनके के समान हो गया था। सीमा को तो ये पता ही नहीं था कि राज चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा होकर उसकी ये सब बातें सुन और देख रहा है। ये सब देखकर राज की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। वो दौड़ते हुए अपने पिताजी को अपने सीने से लगा लेता है। पिताजी डरे सहमे से अपनी बूढ़ी और धुंधली आंखों से अपने बेटे राज को पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो राज के हाथों का स्पर्श महसूस करते हैं तो पिताजी की छाती भर आती है और वो सुबक सुबक कर रोने लगते हैं। तू आ गया बेटा, राज। ये सुनकर राज ने अपने पिताजी को कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। अपने पिताजी को धीरे से चारपाई पर बिठाते हुए राज ने अपने पिताजी से ये सवाल किया कि पिताजी, आपको क्या हुआ है? पिताजी के बिखरे बाल और कपड़ों से आती दुर्गंध से लग रहा था मानो पिताजी को नहाए भी महीना हो गया था। राज कहने लगा, पिताजी, जब मैं 6 महीने पहले विदेश गया था तो आप बिल्कुल स्वस्थ और खुश मिजाज थे। बीते दिनों में ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपकी ऐसी हालत हो गई और आपने फोन करके मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे लगा कि आप स्वस्थ ही होंगे। राज के इतना कहने पर एक पिता का दिल भीतर से फूट फूट कर रोने लगता है और वो कुछ कहने के लिए हिम्मत ही जुटा रहे थे कि अचानक उनकी नजर बहू सीमा की तरफ गई। सीमा ने बीते दिनों में अपने ससुर के मन में अपना डर ही इतना फैला रखा था कि ससुर हरिप्रसाद जी की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। सीमा बड़ी ही पैनी नजरों से अपने ससुर को घूर रही थी
और उससे कुछ ना कहने के लिए इशारा कर रही थी। पिता हरि प्रसाद जी सीमा को देख कुछ कहते कहते ही रुक जाते हैं। राज फिर से अपने पिता की आंखों से आंसू पोंछते हुए सवाल पूछता है, बताइए ना पिताजी, क्या हुआ है आपके साथ? अपने पिता की आवाज सुन रोली और सोनू, राज के दोनों बच्चे, दादाजी के कमरे में डरे सहमे से प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनकी माँ सीमा ने उन्हें अपने ससुर से बात करने और उनके कमरे में ना जाने के लिए सख्त हिदायत दी थी। रोली की उम्र 6 वर्ष थी और सोनू की उम्र 8 वर्ष। उन्हें पता था कि उनकी माँ सीमा दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। राज को पिताजी से किसी भी प्रकार का उत्तर न मिलने पर वो अपने बच्चों रोली और सोनू से ये प्रश्न दोबारा पूछता है। बच्चे अपनी माँ से इतने सहमे हुए थे कि वो राज की बातों का जवाब देने में असमर्थ होते हैं, लेकिन छोटी रोली अपनी बुदबुदी आवाज में पिता राज के सामने सारी बातें रख देती है, जिसे सुनकर राज गुस्से से आग बबूला हो जाता है, जैसे मानो उसके पांव तले से जमीन ही खिसक जाती है और वो अपने पिताजी को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी दुनिया ही मानो उजड़ गई हो। सामने दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर को देखकर वो अपने आप में ही शर्मिंदगी महसूस करता है, मानो जैसे बीते दिनों की यादें उसके सामने ताज़ा हो गई। हरि प्रसाद जी और सावित्री जी एक बिहार के छोटे से गांव में रहते थे। उनका एक बेटा राज और एक बेटी वैशाली थी। हरि प्रसाद जी और सावित्री जी अपनी गृहस्थी में बहुत ही खुश थे। कुछ समय बीतने के बाद वो अपनी बेटी वैशाली का विवाह एक योग्य वर ढूंढकर दे देते हैं। बेटे राज ने अभी कुछ ही समय पहले स्कूल की शिक्षा समाप्त की थी। उसने 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की थी और वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर में जाना चाहता था। राज पिता से कहते हुए, पिताजी, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में जाना चाहता हूँ। पिताजी, देखो बेटा राज, हमारे घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए शहर में भेज सकूं। पर देखिए ना पिताजी, मैंने 12वीं की कक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की है और मैं जीवन में आगे कुछ करना चाहता हूँ। पिताजी, राज की बातें सुनकर कुछ मन ही मन मायूस हो जाते हैं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए राज की बात पर हामी भर देते हैं। ये सुनते ही राज का चेहरा खुशी से खिल उठता है और वो शहर जाने की तैयारी में जुट जाता है। हरि प्रसाद जी पैसों की तंगी के चलते अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचकर राज को रुपए दे देते हैं। अब केवल उनके पास वो मकान ही बचा था जिसमें वो रहते थे। धीरे धीरे समय भी पंख लड़कर उड़ जाता। राज अपनी पढ़ाई पूरी करके एक दिन गांव लौटा है। माता पिता राज को यूं अचानक घर पर देखकर खुशी के मारे फूले नहीं समाते। जैसे ही वो राज पर नजर हटाते हैं, वो देखते हैं कि उनके साथ एक लड़की, जो दिखने में बहुत ही मॉडर्न होती है, राज के साथ खड़ी है। हरि प्रसाद जी और सावित्री देवी राज से पूछते हैं कि ये कौन है। राज थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देता है, ये मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी। इसने मैंने 2 महीने पूर्व ही कोर्ट में विवाह कर लिया था। हरि प्रसाद जी ये सब सुनकर और बहुत चक्के रह जाते हैं, मानो उन्हें तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी बेटे की खुशी के लिए माँ सावित्री देवी हरि प्रसाद जी को मना लेती हैं और खुशी खुशी सीमा को अपनी बहू स्वीकार कर लेती हैं। 2 दिन बाद ही राज को काम के सिलसिले में शहर वापस जाना पड़ा। राज अपने माता पिता से अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर हरि प्रसाद जी उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि बेटा, शहर की हवा हमें रास नहीं आएगी। गांव का साधारण वातावरण ही हमें रास आता है और यहाँ हमारे सगी संबंधी भी तो हैं।
शहर में हमें अकेलापन और सूनापन महसूस होगा। इतना हमारे हाथ पांव सलामत हैं। बेटा, हम यही गांव में गुजर बसर कर लेंगे। राज के इतना कहने पर भी हरि प्रसाद जी उसे मना कर देते हैं। अगले दिन राज और सीमा शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। राज कभी कभार 2-4 माह के भीतर गांव में माता पिता का हालचाल पूछने आ जाया करता था और कभी कभार फोन पर भी बात कर लेता। यूं ही दिन बीते 8 से 10 साल गुजर गए। राज के घर पहले बेटे ने जन्म लिया और उसके 2 साल बाद एक बेटी ने। राज के माता पिता भी कभी कभार 4-6 महीने में उससे शहर मिलने आ जाया करते। सीमा भी इस बीच उनकी खूब सेवा करती। ये बात सीमा बखूबी जानती थी कि ये 1-2 दिन से ऊपर नहीं रहेंगे। एक दिन हरि प्रसाद जी का राज के पास फोन आता है कि बेटा, हृदय गति रुकने के कारण तुम्हारी माँ सावित्री देवी का देहांत हो गया है। जल्दी से गांव आ जाओ। राज ऑफिस से छुट्टी लेकर तुरंत सीमा और अपने बच्चों के साथ गांव के लिए निकल पड़ता है और कुछ दिन बीत जाने के बाद अपने पिता हरि प्रसाद जी से आग्रह करता है कि पिताजी, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। आपको हमारे साथ शहर चलना होगा। अब आप यहाँ किसके सहारे रहेंगे? हरि प्रसाद जी के पास गांव में रहने का कोई कारण भी तो नहीं बचा था और वो राज के कहने पर शहर जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। सीमा की छाती पर तो जैसे सांप लौट जाते हैं। फिर भी वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए सबके सामने एक अच्छी बहू बनने का नाटक करती है। शहर आने के बाद कभी वो हरि प्रसाद जी के लिए दलिया बनाती तो कभी खिचड़ी। राज ये सब देखकर बहुत प्रसन्न होता कि पिताजी की खूब सेवा हो रही है और वो निश्चिंत हो जाता है। यूं ही दिन गुजर जाते हैं और एक दिन राज सीमा से कहता है कि मुझे कंपनी ने विदेश के प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया है और मुझे कुछ समय के लिए विदेश में जाना होगा। हरि प्रसाद जी ये सुनकर थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, पर राज कहता है कि पिताजी, सीमा भी तो आपकी बेटी जैसी ही है। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं। ये सब कहकर राज कुछ समय बाद विदेश के लिए रवाना हो जाता है। राज के जाते ही सीमा के तो मानो तेवर ही बदल जाते हैं। वो हरि प्रसाद जी से कहती है, ए बुढ़े, बहुत हो गई तेरी। अब तेरी सेवा, अभी तो तेरे हाथ पांव सलामत है। क्या पड़ा पड़ा मुफ्त रोटियां तोड़ता है? तुझे क्या आटे दाल का भाव पता है कि नहीं? तुझे पता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और घर में कमाने वाला सिर्फ एक। वो घर के नौकरों की छुट्टी कर देती है और हरि प्रसाद जी से धीरे धीरे करके घर का सारा काम कराने लगती है। बच्चों को स्कूल से लाने से लेकर घर के बर्तन मांजने तक सारा काम हरि प्रसाद जी को ही करना होता था। कभी कभार बीच में राज का फोन आता तो राज पिताजी से पूछता हुआ, पिताजी, आप ठीक है ना? सीमा आपकी सेवा करती है कि नहीं? हरि प्रसाद जी हल्के से मुस्कुराते हुए राज की बातों का उत्तर देते हैं, हाँ बेटा, सीमा बेटी मेरे पिता के समान खूब सेवा करती है। वो राज को खुश करने के लिए ऐसा कहते हैं ताकि राज विदेश में होते हुए अपने पिताजी की इसी प्रकार की चिंता न करे और वो चाहते थे कि उनकी वजह से उनके घर में भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो। सीमा तो हरि प्रसाद जी को सुबह का सारा काम नौकरों की तरह समझाकर अपनी किटी पार्टियों में चली जाती थी। यदि उसे शाम को पूरा काम नहीं हुआ तो वो हरि प्रसाद जी के ऊपर खूब चिल्लाती और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। ये यहाँ अब सीमा का रोज रोज का काम हो चुका था और ये होते हुए मासूम होली और सोनू देखते रहते और समय के साथ साथ हरि प्रसाद जी की परेशानियां बढ़ती जा रही थी।
समय बीतने के साथ अब उनका शरीर उनके साथ नहीं दे रहा था। कमजोरी के कारण उनका शरीर कमजोर होने लगा। अब सीमा को हरिप्रसाद जी घर में एक बेकार सामान की भांति लगते थे। हरिप्रसाद जी को वो धमकाते हुए बोली, पिताजी, आप क्या पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, और ऊपर से आपकी दवाइयों में परेशान मैं आ चुकी हूँ। इससे अच्छा आप मर क्यों नहीं जाते। ये कहकर सीमा वहां से चली जाती है और हरिप्रसाद जी अपनी पत्नी सावित्री देवी की तस्वीर को देखते हुए उनकी आंखें सजल हो जाती हैं और वो कहते हैं कि देख रही हो सावित्री, बेटे बहू तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना सुख दे रहे हैं। इससे अच्छा होता भगवान तुम्हारी जगह मुझे उठा लेता। तुम तो अपना पीछा छुड़ाकर चली गई। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगे। समय बीतता जाता है और हरिप्रसाद जी के दिन ऐसे ही कट रहे थे। सीमा रोज सुबह शाम उन्हें ताना मारती। एक दिन सीमा हरिप्रसाद जी के कमरे में जाती है और उन्हें बुरी तरह से धमका रही होती है। तभी घर में राज की एंट्री होती है। सीमा इन सब बातों से अनजान हरिप्रसाद जी पर दहाड़ रही होती है। राज ने अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर पर हाथ रखकर ये वचन दिया था कि वो अपने पिताजी को कभी भी किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देगा। और अचानक से राज अपने यादों के कोने से बाहर आता है और अपने माँ की तस्वीर को देख अपने आप में शर्म महसूस करता है और कहता है, माँ, मैंने आपको दिया हुआ वचन नहीं निभा पाया। मैं कैसा नालायक बेटा हूँ जो अपने बूढ़े पिता की देखभाल नहीं कर पाया। ये सब कहते कहते राज की आंखें फिर से सजल हो जाती हैं और बीते हुए समय को याद करता है जब उसकी माँ सावित्री देवी राज के मना करने के बावजूद भी उसे प्यार से खाना खिलाती थी, और आज वो अपने पिता को 2 वक्त की सुख से रोटी भी नहीं दे पाया। वो अपने आप को कोस रहा होता है कि उसकी नज़र एकदम से सीमा पर जा टिकती है और वो सीमा से बिना कोई सवाल किए उस पर थप्पड़ों की बौछार कर देता है। सीमा एकदम से स्तन खड़ी रहती है। उसके पास राज के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं होता। राज कहता है कि ये मुझे पहले मेरे माता पिता का घर है और बाद में हमारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के साथ ऐसा व्यवहार करने की। ये सब कुछ उनके बेटे की कमाई का है ना कि तुम अपने घर से लाई हो, और ना ही तुम्हारा कमाया हुआ है। मेरे घर में तुम्हारे रहने के लिए अब कोई स्थान नहीं है। तुम अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। मुझे ऐसी पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं है जो मेरे परिवार में मेरे माता पिता का सामान ही ना रख सके और ना ही उन्हें सुख से 2 वक्त की रोटी दे सके। सीमा ये सुनते ही राज के पांव में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, राज, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे कि तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को तकलीफ हो। राज कहता है, अगर माफी मांगनी ही है तो मेरे पिताजी से माफी मांगो, जिनका तुमने नौकरों से भी बदतर हालत कर दी है। हर माता पिता अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें रखते हैं। वो सोचते हैं कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनकी लाठी उनका सहारा बनेंगे, लेकिन तुम जैसी औरतें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानती। इतना सुन हरिप्रसाद जी कहते हैं, बस बेटा, अब उसे माफ भी कर दे। गलती भी इंसानों से ही होती है और ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है। ये शब्द सुन सीमा अपने मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है और राज से कहती है, राज और पिताजी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आप दोनों से ये वादा करती हूँ कि मैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आप दोनों को तकलीफ हो। अब राज और उसका परिवार और उनके पिताजी हंसी खुशी रहने लगते हैं और सीमा ने समय के बीतने के साथ साथ
अपने आप में सुधार कर लिया था। तो दोस्तों, माता पिता का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है, क्योंकि भगवान हमें दुख भी देते हैं और सुख भी। लेकिन हमारे माता पिता ही केवल ऐसे होते हैं जो हमें सुख देते हैं। भगवान हर जगह पर नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, जिस तरह वो हमारे बचपन में हमारे निस्वार्थ भाव से पालते हैं, लेकिन बड़े होने के बावजूद वही बच्चे उन्हें भूल जाते हैं कि माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है। हमें भी बुढ़ापे में उनकी उतनी ही सेवा करनी चाहिए।